मित्रों नमस्कार। आज हम लखनऊ में हैं और हमारे साथ महत्वपूर्ण चित्रकार, कला समीक्षक, कला शिक्षक, साहित्यानुरागी जयकृष्ण अग्रवाल जी हैं। आज यह लाइव जनसुलभ संवाद की यह कड़ी सीधे कलाकार के कोने से, कलाकार के घर से है और हमारे लिए यह खुशी की बात है कि अपनी व्यस्त दिनचर्या से जयकृष्ण अग्रवाल जी ने कुछ समय निकाला और अपनी कला की दुनिया पर, कला में अपनी दखल पर और साहित्य से और उसके साथ अपने अनुराग पर केंद्रित यह बातचीत करेंगे। जयकृष्ण साहब, आपका हार्दिक स्वागत है जनसुलभ पुस्तकालय के इस फेसबुक पेज पर। और मित्रों, आप देख रहे हैं कि इनके पास इनके अपने कार्य और उसके सुदीर्घ अनुभव के साथ साथ साहित्य की विभिन्न धाराओं में और पत्रिकाओं में कला पक्ष पर इनके इतने काम हैं कि इनसे जितनी बातचीत की जाए उतना कम है। इस बीच हमारे कुछ साथी जुड़ गए हैं। अपूर्व जी भी जुड़े हुए हैं। स्वागत है अपूर्व जी, तारा जी और तमाम साथी जो अभी इस एपिसोड को देख रहे हैं। ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं सीधे जयकृष्ण अग्रवाल जी से मुखातिब होता हूं। और जयकृष्ण जी, सभी लोग, लखनऊ के पुराने लोग और भारत के तमाम कला के जानकार लोग आपके कार्यों से परिचित हैं, जानते हैं। फिर भी हमारे इस बीच कई नई पीढ़ियां हैं और साहित्य और दूसरे तमाम आम क्षेत्र के भी लोग इस जनसुलभ संवाद को देखते हैं। तो कृपया करके कुछ अपनी कला यात्रा को लेकर और अपने कामों को लेकर कुछ बातचीत करें ताकि वे लोग भी आपके कार्यों से भली भांति अवगत हो सकें। अर्पण कुमार जी, आपने मेरा बड़ा लंबा चौड़ा परिचय दे डाला। वास्तव में मैं सिर्फ एक चित्रकार हूँ, बस थोड़ा सा जिज्ञासु रहा हूँ चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करने की। एक लंबे अरसे से लखनऊ में रहता रहा हूँ और शुरुआती दिनों में असल में बड़ी एक मज़ेदार बात हुई। कोविड का पीरियड जो है ये, इसमें मैं 1 वर्ष से घर के अंदर बंद पड़ा हुआ हूँ और तरह तरह के काम घर में जो मैं कर सकता हूँ कर रहा हूँ। और उन सारे कामों में एक काम मैंने बहुत अच्छा किया। पिछले 60-65 सालों से मैं फोटोग्राफी करता रहा। मैंने कभी अपने चित्र जो फोटोग्राफ्स थे वो एग्जिबिट नहीं किए, पर इकट्ठा होते चले गए और वो नेगेटिव फॉर्मेट में थे, तो आज उनके प्रिंट उठाना भी संभव नहीं, तो मैंने उनको डिजिटली स्कैन करना शुरू किया। और उस प्रक्रिया में मुझे पता चला कि ये बात तो बड़ी भारी धरोहर है चीज़ों की, और ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे संग्रह में निकल रही हैं कि जो बहुत बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि कभी लोग पीछे थे। और ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण लोगों के फोटोग्राफ निकल रहे हैं कि जो अब शायद हमारे बीच में नहीं है। इस प्रक्रिया में मैं अपने अतीत से जुड़ गया एक तरीके से देखा जाए तो। वो शुरुआती दिन मुझे याद आने लगे जब मैं लखनऊ में आया था और यहाँ के लोगों से मिला था और कैसे प्रभावित हुआ और कैसे मेरी कला यात्रा शुरू हुई। मैं लखनऊ आर्ट्स कॉलेज में मेरी शिक्षा हुई, पर उस सब के साथ वो एक ऐसा समय था 6 दशक के आसपास लखनऊ में कि जब यहाँ पर कलाकारों का, साहित्यकारों का और नाटककारों का, संगीतज्ञों का, सभी का उठना बैठना बहुत आम था। लखनऊ का सारा सांस्कृतिक जगत जो था वो 2-3 जगहों पर केंद्रित था। अकादमी नहीं थी, वो बाद में आई थोड़ी सी, पर एक कॉफ़ी हाउस एक मुख्य केंद्र था जहाँ पर सब लोग इकट्ठे होते थे। और दूसरी जगह जो मैं जानता हूँ कोणाई जी का घर था, जहाँ बैठकें होती थी अक्सर। और सौभाग्य से मैंने उन बैठकों में भागीदारी करने का मुझे अवसर मिला एक दर्शक के रूप में। और मेरी शुरुआत बड़ी मज़ेदार हुई। कॉफ़ी हाउस में हम लोग बैठे हुए थे तो एकदम से
चर्चा हुई कि आज कुंवर के यहाँ आमिर खान साहब गाने जा रहे हैं। लोगों के साथ मैं भी लग गया। एक एनर रॉय आर्टिस्ट हुआ करते थे, सूचना विभाग में कलाकार थे, कुंवर नायक जी के भी अच्छे मित्र थे। मेरा परिचय कुंवर नायक जी से उस समय नहीं था। मैं गया वहाँ पर, आमिर खान साहब ने छाया गाया था, उसकी रिकॉर्डिंग शायद उनके पास अभी भी है उस परिवार में। तो वो संभवतः पहली लाइव कॉन्सर्ट थी जो मैंने शास्त्रीय संगीत की सुनी थी। उसके पहले तो फिल्मी संगीत सुनता था, कोई मैंने पूछी थी। उस बैठक में मुझे ऐसा लगा, मैं अब तक भूल नहीं पाया उस बैठक को। उस बैठक में बिल्कुल मैं ट्रांसफॉर्म हो गया। मतलब एक ही बार सुनकर आमिर खान साहब को मेरी रुचि जागृत होगी शास्त्रीय संगीत में। कुंवर जी से कोई बात नहीं हुई, पर उनके व्यक्तित्व ने प्रभावित किया। फिर धीरे धीरे समय आगे खिसकता चला गया और नए लोगों से मिला और कुंवर जी से भी एक नज़दीकी संबंध स्थापित हो गया। और उनके नज़दीक आकर तो एक प्रकार से मैं कहूँगा कि खिड़कियाँ खुल गई, बड़ी सारी चीज़ें नज़र आने लगी है, मुझे पहले नज़र नहीं आती थी। मेरी सोच बदल गई और मैं समझता हूँ कि मेरी शिक्षा दीक्षा एक नए सिरे से शुरू हो गई। बहुत सारी चीज़ें मुझसे पता चली मेरे कला के बारे में, वातावरण के बारे में। एक तरीके से आपको क्या बताऊँ, जो मैंने लखनऊ आर्ट्स कॉलेज में शिक्षा दीक्षा ली थी, मुझे लगा कि मैं बन सा गया हूँ शिक्षा को पाकर, और मुझे सबको भूलना पड़ेगा और नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को शुरू करना पड़ेगा, अपने आप को एक नई सोच देनी पड़ेगी। और वो मुझे मिली सब लोगों के संपर्क में आके। मैं उन दिनों लखनऊ आर्ट्स कॉलेज में प्रवक्ता के पद पर नियुक्त हो गया था। एक अजीब संयोग और हुआ वहाँ पर कि यशपाल जी के छोटे भाई के पुत्र अनिल पाल जो यहाँ पर पढ़ते थे और मेरे मित्र भी थे, उनके साथ में विनोद भारद्वाज भी पढ़ते थे। तो एक दिन विनोद भारद्वाज को अनिल पाल जी के मेरे ऑफिस में आए और उस समय इसका पहला अंक निकल चुका था उन्मेष का। मित्रों, यह उन्मेष का यह अंक है जिसका आवरण चित्र स्वयं जयकृष्ण अग्रवाल जी ने बनाया है और यह विनोद भारद्वाज जी के संपादन में निकली पहली पत्रिका है और इसके बाद चर्चित पत्रिका आरंभ का प्रकाशन हुआ था। तो ये पत्रिका निकलने के बाद कुछ समस्या वहाँ पर पैदा हुई थी। इसका प्रकाशन विनोद को बंद करना पड़ा था, पर विनोद कुछ करना चाहते थे और नए सिरे से करना चाहते थे। और वो खुद छात्र थे, बहुत सीमित साधन थे। तो अनिल पाल और कुछ और मित्रों ने कहा कि भाई जय के पास चलते हैं, शायद सहायता कर सके रास्ता। मेरे कमरे में वहाँ पर ऑफिस में कॉलेज में बैठ के बातचीत हुई है। ये हुआ कि एक नई पत्रिका निकाली जाए और उसका बाकायदा विधिवत रजिस्ट्रेशन करा के पत्रिका निकाली जाए ताकि कोई समस्या न रहे। नरेश सक्सेना भी जुड़े उस समय और आगे कई लोग जुड़े और कुंवर नायक जी से संपर्क में तो थे ही विनोद, कुछ उनका मार्गदर्शन मिलता रहा था। आरंभ का प्रकाशन शुरू हुआ। मुझे नहीं मालूम कि मेरे पास आरंभ का पहला अंक है या नहीं, पर ये कुछ आरंभ के अंक है मेरे पास। मित्रों, ये चर्चित पत्रिका आरंभ के कुछ अंक हैं और इनमें आवरण और कला पक्ष का पूरा योगदान जयकृष्ण अग्रवाल जी की ओर से है। संभवतः आप इसे देख पा रहे होंगे जी। तो आरंभ के इन अंकों और इसमें इसके कला पक्ष में आपके अपने योगदान पर कुछ बातचीत करें अग्रवाल साहब। देखिए, जब ये आरंभ निकल रहा था तो उस समय आर्थिक समस्याएं बहुत बड़ी थी। विनोद छात्र थे और मैं भी एक नियुक्ति हुआ था, बहुत ज़्यादा तनख्वाह मुझे भी नहीं मिलती थी और बाकी और भी जो लोग जुड़े थे सब ज़्यादातर छात्र ही थे या सबकी नौकरी की शुरुआत थी। नरेश भी नौकरी की शुरुआत कर रहे थे। तो हम लोग के लिए अपनी पैसे से निकाल पाना संभव नहीं था। तो
इस तरीके से निकाला जाए तो छपाई के क्षेत्र में, क्योंकि मैं भी प्रिंट मेकर हूँ मूल रूप से, तो कुछ मैं जानता था प्रिंट मेकिंग बारे में क्या रास्ता, तो मैंने लिनो कट से ब्लॉग बनाए। इसके जो कवर छापे हैं लिनो कट से, और इनके ब्लॉग भी जो बने हैं वो भी हमने आर्ट्स कॉलेज में ही बनाए थे। तो वो एक बहुत बड़ा खर्चा था जो हम लोग वहन कर पाए उस समय, उसको मतलब उस खर्चे को बचा पाए। वो लिनो कट के बारे में हमारे कुछ साथियों को जो बहुत नहीं जानते हैं कला पक्ष को और कला की तकनीक को, कृपया लिनो कट के बारे में थोड़ा बताएं कि यह खर्च कम करने का क्या तरीका है इससे। देखिए, वुड कट और लिनो कट दोनों आपस में बस मीडियम का ही है। वुड में लकड़ी इस्तेमाल होती है और लिनो कट में एक रबर का लिनोलियम होता है, हार्ड रबर का सरफेस होती है, और उसमें जो आकृति है उसको काट के निकाला जाता है। तो ऊपर का जो हिस्सा है वो प्रिंट करता है, जो सुई ला के उसको पेपर के संपर्क को लाते हैं तो फिर उसका आकार छाप, जैसे आलू के ठप्पे लोग बनाते थे बचपन में, आप सभी को याद है। तो आलू के ठप्पे की तरीके से ही आप समझ लीजिए ये हमने लिनो कट बनाए थे। ये जो लकड़ी का जो ब्लॉक है उसे सस्ता पड़ता है। लकड़ी का ब्लॉक तो नहीं था ये, उसकी जगह इसका इस्तेमाल करने से सस्ता पड़ता है भाई। नहीं, वो तो जिंक के ब्लॉक बनते जी, वो महंगे पड़ते थे उस जमाने में। पर ये लिनोलियम के प्रिंटिंग में बड़ी समस्या थी, तो हम लोग खुद गए, इसको ब्लॉक हाइट पर हमने इसको रेस किया प्रिंटिंग मशीन पर जाकर। तो हम सब लोग, हम अभी सब लोग जाते थे वहाँ पर अपने सामने प्रिंटिंग करवाते थे, ताकि बहुत ज़्यादा प्रेशर से प्रेस भी हो जाता था, तो सब सावधानियाँ बरतनी पड़ती थी। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत पैसा लोगों ने बचाया, और विनोद जो कुछ अपना पैसा इकट्ठा कर पाते थे, क्योंकि मैं देखा विनोद ने अपने सारे शौक त्याग दिए थे पत्रिका को निकालने के लिए। वो सारा पैसा बचा के पत्रिका में लगाते थे जो उनके पास मिलता था, और हम लोग भी प्रयास करते थे। फिर धीरे धीरे कुछ एडवर्टीजमेंट वगैरह लिए। इसी बीच में ठाकुर प्रसाद सिंह इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट में पत्रिका का संपादन कर रहे थे, वहाँ पर उनके पास गए। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि ठाकुर प्रसाद के पास जब विनोद गए तो ठाकुर प्रसाद ने उनसे कहा कि भाई बनारस का एक लड़का है, उसकी कविताएं भी छापो तुम उसमें, क्योंकि एक अंक विनोद के हाथ में था और देख के ठाकुर प्रसाद जी बड़े प्रभावित थे। और वो लड़का मालूम कौन था, वो दूरबीन था। तो ठाकुर प्रसाद ने दूरबीन से कहा कि भाई तुम विनोद से मिलो जाकर। विनोद के से मिले, फिर उसके बाद एक लंबा संपर्क हुआ। तो इस तरीके से धीरे धीरे मैं देखा कि आनंद के साथ बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए, और हम लोग नियमित रूप से मिलते थे। मेरे घर में बैठ के होती थी या मेरे दफ्तर में होती थी। विनोद की मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगती थी कि विनोद उस ज़माने में, अब तो खैर विनोद बहुत वोकल हो गए, काफ़ी बोलते हैं, पर उस ज़माने में विनोद बहुत कम बोलते थे। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि जैसे काफ़ी दूर रहते थे सिद्धार्थ नगर में और शहर की तरफ जब आते थे तो सवेरे आके फिर शाम को ही लौटते थे। दिन भर जो करीब समय बिताना होता था तो वो मेरे घर में समय बिताते थे और मेरे कमरे में जाके बैठ जाते थे। उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, उनको चाय की भी ज़रूरत नहीं थी, पानी की ज़रूरत नहीं थी, बैठ के अपनी किताबों को लेकर वहाँ कुछ लिखते पढ़ते थे। उनको शायद एक दूसरा आकर्षण था मेरे घर में, वो संगीत हुआ करता था, विनोद के लिए भी बहुत बड़ा आकर्षण था। या संगीत सुनते थे या अपना लेखन पाठन करते थे, बातचीत बहुत कम होती थी। तो एक बहुत बढ़िया समय था। शाम को हम लोग अक्सर करते बैठ के खाना पीना भी होता था। नरेश बहुत अच्छी बांसुरी बजाते थे, मौका मिल जाते थे। एक बार मज़ेदार वातावरण रहता था कि जहाँ पर साहित्य की चर्चा, कला की चर्चा, आनंद के प्रकाशन की समस्याएँ, आपसी समस्याएँ, उसके बाद खाना पीना और आनंद, सभी कुछ मिला जुला होता था। ये बहुत अच्छा समय गुजरता था। और कभी कभी मैं स्मरण करता हूँ चीज़ों को तो बड़ा आनंद आता है। और अभी जब मैं फोटोग्राफ स्कैन कर रहा था तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ विनोद का निकला, शुरुआती दिनों का, जो मैं शेयर करना चाहूँगा। मित्रों, आप जानते हैं कि जयकृष्ण अग्रवाल जी एक सधे हुए छाया चित्रकार भी हैं। तो यह चित्र जो आप देख रहे हैं, यह चित्र विनोद भारद्वाज जी के की युवावस्था का चित्र है। और तब ये संभवतः 19 वर्ष के रहे होंगे। तब संभवतः विनोद भारद्वाज जी 19 वर्ष के रहे होंगे। और ये मेरे कमरे में ही बैठे हुए जो मैंने चित्र किया। और
और जैसा कि जय कृष्ण अग्रवाल जी ने बताया, यह इनके पुराने आवास में जो इनका अध्ययन कक्ष था अग्रवाल जी का, वहाँ विनोद भारद्वाज जी बैठे हुए कुछ काम कर रहे हैं। तो एक दो कलाकारों का और दो साहित्यकारों का किस तरह आपस में जुड़ाव हो सकता है और वह कैसे दशकों तक अनवरत जारी रह सकता है, इसकी भी एक वानगी हमने देखी। और ऐसे ही इनके पास कई दुर्लभ चित्र हैं जो आपने आज इन्हें निगेटिव से पॉजिटिव करके और उन चित्रों को इनलार्ज करके यहाँ पर एकत्रित किए हैं। और मैंने आते ही इन चित्रों को देखा और मैंने इनसे अनुरोध किया अग्रवाल साहब से कि क्यों नहीं इन चित्रों की प्रदर्शनी कुछ महत्वपूर्ण जगहों पर लखनऊ और लखनऊ से बाहर भी किए जाएं, ताकि साहित्यकारों को और साहित्य प्रेमियों को इसका लाभ मिल सके और इन दुर्लभ चित्रों से वे परिचित हो सके। मित्रों, हम इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। इस बीच चाय आ गई है, तो चाय ले लेते हैं और चाय के साथ यह चर्चा आगे जारी रहती है। मुझे लगता है कि बातचीत जो हमारी हो रही है तो आवाज़ तो स्पष्ट होगी। यह लॉन्ग शॉट पे थोड़ा कैमरा है, फिर भी हमारी कोशिश है कि आप तक आवाज़ पहुंचे। और हम अग्रवाल साहब से भी अनुरोध करेंगे कि थोड़ा हो सके तो तेज बोलें, ताकि हमारे दूर बैठे दर्शक भी इसे सुन सकें। तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अग्रवाल साहब, कुंवर जी के घर पे भी आपका लंबे समय तक रहना हुआ और कई तरह की यादगार अनुभव आपके वहाँ के भी हैं, मगर उससे पूर्व अमृतलाल नागर और यशपाल जी से भी जुड़े हुए आपके कुछ अनुभव हैं। तो कृपया ये यशपाल जी और नागर जी के बारे में। मैं जिस समय की बात कर रहा हूँ उस समय में हम सब लोग आपस में जुड़े हुए थे एक दूसरे से। मतलब मैं ही नहीं, सभी कलाकार और साहित्यकार और नाटककार सब आपस में जुड़े हुए थे और हम लोग अक्सर मिलते रहा करते थे एक दूसरे के साथ में। आरंभ से जुड़कर, हालांकि आरंभ में मेरी भूमिका जो थी उसका कला पक्ष देखने का था, उसकी छपाई वगैरह की व्यवस्था देखना था, पर आरंभ से जुड़कर मैं एक तरीके से साहित्य से भी जुड़ गया, साहित्यकारों से भी जुड़ गया। और कोणार्क जी के संपर्क में आया ही मैं, यशपाल जी के संपर्क में भी आया। उसके और भी कारण थे। यशपाल जी के परिवार के कुछ सदस्यों से मेरी मित्रता थी, उनके पुत्र से, उनकी जो सिस्टर लॉ थी मुझसे आर्ट्स कॉलेज में वरिष्ठ छात्रा थी। तो इस तरीके से था। अमृतलाल नागर जी के छोटे भाई मेरे गुरु रह चुके थे, मदन लाल नागर जी, तो वो भी एक कारण था उनसे जुड़ने का। कोणार्क जी के जैसे बैठकें होती थी, बल्कि मुझे एक बड़ी अच्छी चीज़ याद है कि जब मुझे कुछ नहीं लेना देना था साहित्य से, पर उसके बावजूद मैं अक्सर विनोद के साथ या किसी और के साथ मैं कोणार्क जी के चला जाता। तो पीछे उनके घर में वरांडा था, उसके पीछे बड़ा भारी लॉन था। वो वरांडा बड़ी खूबसूरत जगह थी, वहाँ पर बैठ के लगता था घर के अंदर भी और घर के बाहर भी है, पूरी लॉन और पेड़ पौधे सब नज़र आते थे वहाँ पर। तो वो एक स्थान था जहाँ पर कोणार्क जी लोगों से मिलते थे और बातचीत करते थे। वो चाय कॉफ़ी पीते थे तो उनके साथ में, और बड़ा अच्छा लगता था उसको सुनना। हालांकि ज़्यादा मैं नहीं समझ पाता था जो बात कहते थे, और धीरे धीरे संपर्क बढ़ता चला गया। और एक समय ऐसा भी आया कि कोणार्क जी से बहुत नज़दीक का एक संबंध बन गया मेरा। सन 74 के आसपास की बात है, मेरा विवाह हुआ और एक वर्ष बाद मैंने सोचा कि मैं अपनी बहन के साथ रह रहा था उन दिनों। मैंने कहा कि अपने कहीं अपना अलग ठिकाना मेरा हो, और मैं एक आवास की तलाश करता हुआ लखनऊ में घूमता फिरा। महानगर का इलाका था, मैं चाहता था कि वहाँ पर मुझे मिल जाए तो रहने का आवास, एक 2 कमरे का छोटा सा। तो अपनी पत्नी के साथ मैं वो हाउस हंटिंग पे निकलता था, नई नवेली दुल्हन के साथ। जी हाँ, जी हाँ। और थक के कोणार्क जी के कॉफ़ी पीने के लिए हम लोग चले जाते थे, थोड़ी देर उनके पास बैठते थे और उसके बाद
आपकी पत्नी भारती जी सुनती थी हमारी व्यथा जो हम इंटरव्यू देकर आए और क्या घर घर ढूंढने की व्यवस्था। ढूंढने की व्यथा। तो एक बार एक बड़ा अच्छा हुआ कि मेरी पत्नी का नाम रेवा है और एक बंगाली परिवार के यहाँ एक आउट हाउस था। हम उसको देखने गए तो मैंने अपनी पत्नी का नाम बताया कि रेवा, तो बड़ी पसंद हुई। मेरी पत्नी की बड़ी प्रशंसा की और हमें लगा कि शायद मकान मिल जाएगा, पर जब हमें पता चला कि हम बंगाली नहीं हैं तो हमें निराश होना पड़ा, हमें नहीं मिला। तो बड़े हताश से कोणार्क जी के घर फिर कॉफ़ी पीने गए। चलो थोड़ा सा उस दिन कुछ विचित्र सी घटना हुई हमारे साथ में। हम अपनी सारी कहानी में सुनाई कैसे हमारा इंटरव्यू हुआ, सब कुछ हुआ। तो उसके बाद कोणार्क जी बोले कि ये तुम्हारे मकान की समस्या सॉल्व हो गई है। और उन्होंने हमारे उनके घर में भी एक बहुत अच्छा सा आउट हाउस था जिसको देखकर मैं क्या करूँ, मुझे एक वो फिल्म की एक दृश्य की तरीके जैसा लग रहा था कि एक नए कपिल जाके उसमें रह रहे हो, 2 कमरे का आउट हाउस, उसके पीछे बहुत खुला सा मैदान है बहुत बड़ी। और फिर उन्होंने हमको बताया कि ये हमारे लिए हमने खाली करा दिया है। मैं शिफ्ट हो गया वहाँ पर। करीब 7 वर्ष हम कोणार्क जी के साथ आउट हाउस में रहे। बड़े सारे लोगों से मिलना जुलना हुआ। कोणार्क जी घर में तो सभी लोग आते थे। जब शतरंज के खिलाड़ी बन रहे थे तो सतीश गिरी भी आए वहाँ पर, अक्सर आता रहा। सभी जितने भी साहित्यकार थे उस समय के सब लोग आते थे वहाँ पर उसे मिलना करना। और संगीत की गोष्ठियाँ तो उनके यहाँ आम हुआ करती थी एक ज़माने में। बल्कि मैं तो सोचता हूँ कि वो एक ऐसा समय था जिसने मेरे जैसे लोगों को बड़ा एक व्यापक एक्सपोजर दिया बहुत सी चीज़ों के बारे में जानने की जिज्ञासा पैदा हुई। अब ऐसा नहीं मिलता है। तो बहुत सारी स्मृतियाँ हैं और बहुत सी स्मृतियाँ तस्वीरों में सुरक्षित है मेरे पास। इस बीच मैंने अपने नेगेटिव स्कैन किए तो कोणार्क जी के बहुत सारे चित्र निकले जो मैं यहाँ पर आपसे साझा करना चाहूँगा। मित्रों की जैसा कि पहले भी चर्चा हुई, कई दुर्लभ और पुराने चित्र अग्रवाल साहब ने बड़ी मेहनत से बड़े किए हैं और उसके पॉजिटिव्स निकाले हैं। तो कुछ एक चित्र आप लोग भी देखें। ये कुंवर नारायण जी का चित्र देखें, कितना सुंदर और क्या मतलब चिंतक की मुद्रा और जैसा चिंतनशील स्वभाव और प्रकृति और वह तत्व हैं इनके लेखन में, वो हम यहाँ देख सकते हैं। और ऐसे ही कुछ और चित्र जो हैं अमृतलाल नागर जी के, नहीं ये तो कोणार्क जी का ही है। सॉरी ये कुंवर जी का ही है। अभी आगे आप चित्र अमृतलाल जी के भी देखेंगे, यशपाल के भी चित्र हैं। यह चित्र भी कुंवर जी का ही है। एक बार हम लोग रेजिडेंसी गए थे कोणार्क जी के साथ में, तो वहाँ मैंने उनका एक चित्र लिया था। कुंवर जी का चित्र देखें रेजिडेंसी का। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद इस रेजिडेंसी की यात्रा के बाद ही कोणार्क जी ने कुछ आकारों के आसपास कुछ लिखा था। जी जी, ये भी कोणार्क जी का। यह भी कुंवर जी के मतलब एक महत्वपूर्ण चित्रों में से एक। यह भी कुंवर जी हैं और जय कृष्ण अग्रवाल जी के कैमरे की निगाह से आप कुंवर जी को देख रहे हैं। अद्भुत चित्र हैं, बिल्कुल साफ सुथरा और बैकग्राउंड भी कितना प्यारा। ये एक अमृतलाल नागर जी का है। ये आप चित्र जो आप देख रहे हैं अमृतलाल नागर जी का चित्र। तब आप लखनऊ में थे उन दिनों और कुछ मिलना जुलना जय कृष्ण अग्रवाल जी का उनसे रहा और एक रोचक अनुभव है। नागर जी को आपने अपने स्कूटर के पीछे बिठाया था
वह वाकया क्या था, यह भी मैं बता रहा हूँ। उसमें ऐसा था कि मॉरिशस से ईश्वरदत्त नंदलाल आए हुए थे, यशपाल जी के टिके हुए थे, और उस दिन नागर जी भी आए थे वहाँ पर। वो चाहते थे कि नागर जी उनसे मिले, तो नागर जी आए थे। संयोग से उस दिन यशपाल जी की गाड़ी खराब हो गई थी, तो स्पीड मोटर में रिपेयरिंग के लिए गई हुई थी। तो रात में अच्छा नागर जी ने सोचा कि वो आमतौर से रिक्शे चलते थे, उन्होंने सोचा कि कोई ये यशपाल जी की गाड़ी तो उनको छोड़ ही आएगी। उन्होंने अपने रिक्शे वाले को वापस कर दिया कि देर हो जाएगी, क्यों रुका रहे वो। रात में 10 बज गए, तो मैं वहाँ पर था यशपाल जी के घर में उस समय। 10 बज गए तो ये बड़ी भारी समस्या हुई कि नागर जी को कैसे छोड़ा जाए। कार तो कोई उपलब्ध नहीं थी, और वो समय था कि जब टैक्सी वैक्सी लखनऊ में नहीं मिला करती थी, और रिक्शा मिला। कब की बात है? अब ये मुझे अंदाज कुछ 7वें दशक के आसपास जी की बात है, 7वें जी दशक के आसपास। जी। तो ये हुआ कि मेरे पास अमेरिका स्कूटर था तो ये हुआ कि उनको मैं अपने स्कूटर में बिठा के ले जाऊं। तो प्रकाशवती जी यशपाल ने कहा कि नहीं, जय बहुत अच्छा ड्राइवर है और आपको कोई असुविधा नहीं होगी, आप आराम से बैठ के चले जाइएगा, और जय तुम संभाल के धीरे धीरे ले जाना। बड़ी मुश्किल से नागर जी तैयार हुए मेरे स्कूटर के पीछे बैठने की, और वो बैठ गए। अच्छा, उस समय थोड़ा सा लखनऊ यूनिवर्सिटी वाला इलाका जो था, थोड़ा सा वहाँ पर असुरक्षा थी कुछ कारणों से। तो मैंने सोचा कि मैं खुली खुली सड़क से चलूँ, और निशांतगंज होता हुआ महानगर, हजरतगंज होता हुआ उधर से जाऊँ, मैं कैसर बाग होता हुआ उधर से। बड़ा लंबा रास्ता मैंने लिया नागर जी को ले जाने का। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो निशांतगंज पुल जो था, गेट रेलवे क्रॉसिंग, वो बंद था। तो नागर जी ने उतरने की कोशिश की, इतनी देर में ही वो भर गए थे उससे मेरे स्कूटर से। उन्होंने कहा कि मैं उतर रहा हूँ, तो मैं उनसे कहा नहीं, आप उतरिएगा बस। सौभाग्य से वो गेट खुल गया, तो मैंने स्कूटर आगे बढ़ा दिया। हजरतगंज पहुँच के उन्होंने कहा कि अब मुझे पान खाना है, तो मुझे मजबूर होकर स्कूटर रोकना पड़ा, और नागर जी बस एक बार स्कूटर से उतरे तो फिर दोबारा उस पर नहीं बैठे। उन्हें एक रिक्शा मिला और वो ये गए और वो गए। तो वो एक बड़ा आनंद वाला अनुभव मिला रहा नागर जी को अपने स्कूटर में उठाने का। और रास्ते भर के अनुभव तो मेरे पास शब्दों की कमी ना होती तो बड़ा कुछ है लिखने के लिए उस पर, जो मुझे अनुभव हुए। शायद कभी कोशिश करूँगा लिखने की। जी जी बिल्कुल। उस बीच में मेरे और नागर जी के बीच में गया था, कैसे तो मेरा कंधा पकड़ा है क्या, वो सब बहुत ही अद्भुत अनुभव रहा। तो वो था, वो खींचे मैंने फोटोग्राफ उनके। तो नागर जी उसी ये फोटोग्राफ मैंने उसी दिन खींचा था जी। और भी मैंने फोटोग्राफ नागर जी का लिया था उसमें। ये फोटोग्राफ यशपाल जी के घर के ही है? जी यशपाल जी। वाह। जो अभी आपने चित्र देखे मित्रों, वो यशपाल जी के यहाँ अमृतलाल नागर जी आए हुए थे, और वहाँ कैमरे के साथ जयप्रकाश जी मौजूद थे। यह चित्र भी उसी घर का है। यशपाल जी के घर में अमृतलाल नागर जी, और कैमरे के पीछे हमारे मशहूर चित्रकार और कला भावक आदरणीय जयकृष्ण अग्रवाल। तो आज की यह सुबह इतनी अद्भुत है, और इतने सुंदर और मेहनत से तैयार किए गए छायाचित्र देखने को मिलेंगे, इसका मुझे भी अंदाज नहीं था। तो यह एक सुखद आश्चर्य रहा। इस चित्र को भी दिखाएं। ये चित्र साथ में कौन है? ये अच्छा, विनोद जी हैं। विनोद और श्रीलाल शुक्ल का बहुत अर्ली फोटोग्राफ है। वाह। यह जो चित्र आप देख रहे हैं मित्रों, इसमें श्रीलाल शुक्ल जी और विनोद भारद्वाज जी का एक बिल्कुल यूनिक स्टाइल में और एक बहुत ही विशेष किस्म का चित्र है, जो जिससे हम जयकृष्ण जी के चित्रकार की और छायाकार की दृष्टि को भी समझ सकते हैं। एक शानदार चित्र। इस चित्र में आप देखें, आप श्रीलाल जी का सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा डेवलप था। हाँ हाँ। बड़े मजाकिया नेचर के थे, और बड़ी चुटकियां हफ्तियां कसते थे वो। जी जी। तो विनोद के साथ भी कुछ उनका ऐसा ही रोचक संवाद चल रहा है चित्र में। जी, जिसे कैमरे में कैद कर लिया जयकृष्ण जी ने। एक और चित्र है उसी समय का, यह भी आप दोनों ही हैं, ये श्रीलाल शुक्ल जी और विनोद भारद्वाज। ये जगह कौन सी है, ये कहाँ की है? ये संभवतः
बॉटनिकल गार्डन या रेजिडेंसी कहीं हम घूमने गए ओके, थे। रेसिडेंसी या बोटेनिकल गार्डन में से किसी एक जगह पर लिए गए ये चित्र हैं और तमाम संस्मरण हैं। जयकृष्ण जी के पास कुछ और शख्सियतों पर इनसे चर्चा करेंगे, मसलन श्री लाल शुक्ल जी के बारे में भी थोड़ा बताएं। शिलाल जी के साथ तो हमारी बड़ी अब मैं क्या बताऊं, शिलाल जी के साथ कुछ व्यक्तिगत बड़े इंटरेस्टिंग मेरे रहे। मैं लखनऊ आर्ट्स कॉलेज में सेवा कर रहा था, अध्यापक था। वहाँ कब आए लखनऊ आर्ट्स कॉलेज में? कब आपने ज्वाइन? 63 में वहाँ ज्वाइनिंग ज्वाइन कर लिया। तो मुझे कुछ समस्याएं थी, जैसे मुझे कुछ इंक्रीमेंट मिलने थे जो नहीं मिल रहे थे। तो डिपार्टमेंट से उस वक्त हम कल्चरल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते थे, तो मुझे डिपार्टमेंट थोड़ा परेशान कर रहा था। कुछ चीज़ें थी ऐसी कि जिसकी वजह से मेरा काम रुक रहा था। कॉफ़ी हाउस में लोग बैठे थे, शिलाल जी आए तो सुरेंद्र चतुर्वेदी बोले कि डायरेक्टर कल्चर है आजकल भाई। तो मैंने शिलाल जी कहा, पंडित जी आपसे मुझे काम है। तो यहाँ पे नहीं, दफ्तर में आके बात करना। यहाँ पे मैं सरकारी अफसर नहीं हूँ, यहाँ पे सब हम अगले दिन शिलाल जी के पास पहुँचे दफ्तर। तो उन्होंने कॉफ़ी मंगवाई और कॉफ़ी पिलाई हमको वहाँ पर। अब वहाँ पर उसके बाद बतियाने लगे। अब हम बड़े परेशान कि हम तो अपने काम से आए हैं, मेरी समस्या है, इंक्रीमेंट रुपये पड़ रहे हैं सब। शिलाल जी बात करने का मौका ही नहीं दे रहे हैं अपनी समस्या रखने का। तो जब कॉफ़ी वॉफ़ी समाप्त हो गई, सब कुछ हो गई, तो उस वक्त तक उनके बराबर फाइलों का ढेर लग चुका था अंदर, जो असिस्टेंट था लाके। तो उन्होंने कहा कि अब बात ख़त्म की जाए, इन फाइलों को भी देखना है मुझे। तो मुझसे बोले ठीक है जय, फिर कभी मिलते हैं। मैंने कहा मुझे तो बात कहने का मौका ही नहीं दिया। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा पंडित जी मेरी एक समस्या है। तो बोले हो गई। मैंने कहा कैसे होगी, मैं तो आपसे कहा ही नहीं। बोले तो फिर तुम्हारी फाइल रखी। मैंने आते ही इस्लाम को कहा कि वो जयकृष्ण की फाइल हो, क्या समस्या है उनकी। तो पता चला कि तुमको जो इंक्रीमेंट सेंक्शन हुए थे तुमको नहीं दिए जा रहे थे, उन्होंने वो सेंक्शन कर दिए और ये आदेश कर दिया कि 3 दिन के अंदर इनके पेमेंट हो जाए एरियर्स के, और मैटर मुझे रिपोर्ट कर दिया जाए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जितने पेंडिंग काम है वही लाओ मेरे सामने। मतलब ये विचित्र व्यक्तित्व, बहुत बड़ी बात कि उन्होंने फिर उस दिन कहा कि इस्लाम जितने पेंडिंग मैटर थे वो लाओ मेरे पास, और उन्होंने शायद सारे पेंडिंग मैटर ख़त्म कर दिए। इस बार एक बहुत बड़ी विचित्र चीज़ हुई कि मेरा जो विषय था मेरा प्रिंट मेकिंग का था, और प्रिंट मेकिंग में मशीन की ज़रूरत होती है, बड़ी मशीन की, जिसके लिए मैं कोशिश कर रहा था कि वो आ जाए। पर कॉलेज का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत सहयोग नहीं कर रहा था इस मामले में, और मैं लिख के परेशान हो गया। तो मशीन नहीं आ रही थी, और इसकी वजह से हमारे काम में बड़ी, वो मशीन कॉलेज के लिए चाहिए, कॉलेज के लिए चाहिए थी, बड़ी समस्या आ रही थी। तो कुंवर नारायण जी से हम लोग मिलते रहते थे, और कुंवर नारायण जी से हम लोग अपनी समस्याएं डिस्कस करते थे, क्योंकि ऐसी जगह थी जब हमको रोना गाना होता तो वहीं जाके अपनी बात निकाल देते थे कुंवर नारायण जी के सामने, और बड़े चैन से सुन लेते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि कुंवर नारायण जी के यहाँ शिलाल जी भी आए हुए थे। तो कुंवर नारायण जी और मैं भी था। तो उन्होंने शिलाल से कहा, शिलाल भाई वो जय का एचिंग प्रेस नहीं आएगा क्या? कौन सी मशीन? एचिंग प्रेस। एचिंग प्रेस। तो उन्होंने शिलाल जी से कहा, तो शिलाल बोले मुझे तो पता नहीं इसके बारे में। बोले तो देखो भाई इनका प्रेस की वजह से काम रुका हुआ है। बस उनका इतना कहना था। अगले दिन शिलाल जी का फ़ोन कॉलेज आता है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पास कि वो जैसे पूछो कौन सा एचिंग प्रेस चाहिए उसके डिटेल भेजो मेरे पास। तो मैं वहीं पर था, तो उसने कहा कि शिलाल जी का फ़ोन है। तो मैंने उसको बताया मुझे एचिंग प्रेस का। तो शिलाल जी ने आदेश किए कि 30 मार्च तक वो प्रेस परचेज हो जाना चाहिए, वरना बस इतना कहना था। पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर खड़ा हो गया अपनी कुर्सी से और बोला अब आप इसे तुरंत परचेज करवाइए। तो ये उनका काम करने का शैली थी कि वो किसी भी काम को रोकते नहीं थे। और ऐसा नहीं कि मेरा उनका स्वार्थ सिद्धि हुई है, उनसे परिचय था, मुझे पता था उन्होंने सारे लोगों के पेंडिंग कामों को ही निपटाया। यानी बहुत कुशल प्रशासक रहे वो, और साहित्यकार तो थे ही। राज दरबारी
राग दरबारी जब वो लिख रहे थे तो नैनीताल क्लब में बैठ के लिखते थे, और कहाँ? नैनीताल क्लब में जाते थे, वो बुक कराते थे उनको, वो जगह वहाँ पसंद थी नैनीताल में, नैनीताल क्लब बुक कराते थे, महीने 2 महीने वहाँ रहते थे और वो लेखन करते थे। राग दरबारी भी शायद उन्होंने वही लिखी थी। तो उसके बाद लौट के आके कोरनानी जी के बैठे, उधर मैं कोरनानी जी के यहाँ भी रहता था पीछे कॉटेज में, तो वहाँ के उसके कवर के लिए बातचीत हुई, रूरल लोकेशन पर चाहते थे। तो अनिल साल सिंह यहाँ पर एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं, तो उनका एक चित्र मैंने उनको दिखाया कि तो कवर पे उन्होंने पहला छपा था संस्करण, उसमें अनिल साल सिंह का कवर छपा था उन्होंने। किस पुस्तक की बात कर रहे हैं? राग दरबारी। राग दरबारी। राग दरबारी के पहले संस्करण का जो कवर चित्र इस्तेमाल में लिया श्रीलाल शुक्ल जी ने, उनके अनिल साल सिंह का था, अनिल साल सिंह जी का वह खींचा हुआ चित्र ही था, जिसका इस्तेमाल राग दरबारी के पहले संस्करण में स्वयं लेखक ने किया। जी, तो इस तरीके का वो रहता था संपर्क, और हरी विषयों पर बातचीत होती थी। मित्रों, हम देख रहे हैं कि जयकृष्ण अग्रवाल जी के यहाँ कितने अनूठे अनुभव हैं, और अभी जो चर्चा हुई श्रीलाल शुक्ल जी की, तो हम उनके लेखक और लेखन के पीछे व्यंग की जो उनकी धार है उसको तो जानते ही हैं, मगर वे कैसे त्वरित काम करवा लिया करते थे, एक प्रशासक के रूप में वे कितने दक्ष थे, सामने वाले को एहसास भी नहीं होने देते थे और उनका काम चुटकियों में निपट जाता था। फिर चाहे उनके पास जो आया हो, उनसे छोटी उम्र का हो या सीधे कोई उनसे कोई उनका संबंध भी नहीं हो, बिना किसी स्वार्थ और बिना किसी संबंध के भी न सिर्फ इनके बल्कि तमाम इस शहर के और संस्कृति विभाग और मंत्रालय से जुड़े जो भी पेंडिंग काम थे, जब जयकृष्ण जी की पेंडिंग काम जब संपन्न हुआ तो इनके साथ साथ उन्होंने कहा कि अन्य पेंडिंग काम भी आप ले आइए, और उसे भी उनका भी निपटारा किया। तो हम देख सकते हैं कि लेखक और प्रशासक कैसे यहाँ पर एक मेव हो जाता है, और उसकी संवेदनशीलता कितनी गहरी होती है, कितनी आत्मीय होती है कि वह इन लंबित कार्यों के पीछे उस व्यक्ति की सफरिंग को और उसके परिवार की स्थिति को समझता है, और उसका अंदाज लगाते हुए यथासंभव नौकरशाही की व्यवस्था में भी उसे एक सुखद परिणति तक पहुंचाता है, उस काम को पूरा करके। अपरवाणी में एक मेरे साथ बड़ी बड़ी समस्या है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझे बोलने में दिक्कत होती है, और ख़ासतौर से जब मैं अपने अतीत को झांकता हूँ तो सच तो यह है कि मैं उस अतीत को जीने लगता हूँ, और तब पता नहीं शब्द कहाँ से खो जाते हैं, मेरी समझ नहीं आता मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। आपको शायद लग रहा होगा कि इस वक्त भी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात पूरी तरह से कह नहीं पा रहा हूँ, और इसलिए नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा, ये आपकी संवेदनशीलता है अग्रवाल साहब, कुछ भी नहीं है। पर वो इतनी सारी चीज़ें, अब जब मैं कोरनानी जी का नाम लेता हूँ तो मैं एकदम से खो जाता हूँ, क्योंकि इतना कुछ है मुझे उनके बारे में कहने के लिए। इतनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है मेरी ज़िंदगी में, मेरी पर्सनैलिटी को रिफॉर्म करने में कोरनानी जी की, कि बहुत कुछ मैं कह सकता हूँ। विनोद के साथ जो मेरा संबंध रहा है, जो समय गुजरा है श्रीलाल जी के साथ या और अन्य लोगों के साथ में, तो बहुत कुछ है वो। पर समस्या यही है कि शब्दों की वैसे भी मेरे साथ कमी रही है, क्योंकि साहित्यकार में लेखक कभी नहीं रहा हूँ, पर वो स्मृतियाँ बहुत सुखद है और बहुत आनंद आ रहा है। और आजकल खासतौर से जब मैं वो फोटोग्राफ स्कैन कर रहा हूँ तो कई बार कंप्यूटर पे इमेज को लेकर मैं बहुत देर तक बैठा सोचता रहता हूँ, तो कंप्यूटर पे इमेज ऐसे ही मेरे सामने रहती है और मैं उस वक्त में चला जाता हूँ जिस वक्त में तस्वीर खींची थी मैंने। और मैं देख रहा हूँ कि शायद मेरे बुढ़ापे का बड़ा भारी इल्ज़ाम मेरे पास है, एक बड़ा भारी सुंदर अतीत है मेरा, जिसको मैं अपने शायद उस क्षणों में जीऊँगा जब मैं बाकी कुछ नहीं कर पाऊँगा। और ये मेरी एक धरोहर ऐसी है जिसको मैं अंत तक अपने साथ रखना चाहूँगा, नेचुरली साझा भी करना चाहूँगा अगर लोग चाहेंगे शेयर करना। और इधर काफ़ी सारी तस्वीरें निकली हैं पुराने लोगों की, बहुत सारी चीज़ें, और मैं देख रहा हूँ क्या कुछ है मेरे पास, क्योंकि नेगेटिव्स को स्कैन करना आसान काम नहीं है। ये नेगेटिव्स कितने पुराने होंगे? तो काफ़ी पुराने होंगे। मैं बता रहा हूँ, मैं करीब 65 साल से मैं फोटोग्राफी कर रहा हूँ,
तो इसमें बहुत पुराने फोटो नेगेटिव्स हैं जो ख़राब भी हो गए हैं, जिनको मुझे टचअप करना पड़ता है डिजिटली। आपने देखा होगा जो तस्वीर में दिखाई, वो भी काफ़ी कुछ डिजिटली उनको रिफॉर्म किया है, टचअप करके किया है, तो थोड़ा सा बदल भी गई है। तो यहाँ किसी स्थानीय स्तर पर इस किसी से संपर्क करते होंगे नहीं डेवलपिंग के लिए? वो मैं स्वयं करता हूँ। अच्छा, मैं फोटो नहीं करता हूँ इसको। तो डेवलप नेगेटिव को खुद? हाँ, वो सभी करता हूँ, वो पहले भी करता था, आज भी कर रहा हूँ, उसको स्वयं ही करता हूँ। जी। और कुछ जो हमारे देश के और कुछ महत्वपूर्ण फोटोग्राफर हैं, रघु राय और तमाम लोग, इन लोगों से कहीं से संबंध? मैं फोटोग्राफी जगत से नहीं जुड़ा रहा, मैं फोटोग्राफी करता रहा, मेरा मुख्य तो हमेशा विजुअल आर्ट ही रहा, पेंटिंग या ग्राफिक रहा। जी। और फोटोग्राफी मेरा एक शौक रहा, उसको मैंने शौक तक ही सीमित रखा। जी। पर यह भी एक संयोग, एक सुखद संयोग है मित्रों कि मैं काफ़ी पहले जनसत्ता के लिए रघु राय जी का एक लंबा इंटरव्यू लिया था, वह प्रकाशित हुआ था, और आज शौकिया छायाकार लेकिन महत्वपूर्ण छायाकार हमारे देश के, हमारे समय के जयकृष्ण जी से भी मिलना हो रहा है। और ये तो हमने इनके फोटोग्राफर के पक्ष देखे, लेकिन जो और इनके दूसरे महत्वपूर्ण पक्ष हैं, जो जिनके लिए आप जाने जाते हैं, वह आपकी चित्रकला, पेंटिंग और ग्राफिक्स का है। तो इस पर भी कुछ बताएं कि बतौर चित्रकार आप मतलब कैसे आपकी शुरुआत हुई और क्या संघर्ष रहे और कैसे जगह बनाई और किस तरह की पेंटिंग किया करते हैं? देखिए, मैं एक संपन्न वैश्य परिवार से आया हूँ, और आमतौर से तो वैश्य परिवार के लोग व्यवसायी हुआ करते थे, पर मेरे पिता जो थे कंजर्वेटिव फॉरेस्ट थे, और वो कभी नहीं चाहते थे कि मैं कलाकार बनूं। मेरे एक भाई डॉक्टर थे, तो वो चाहते थे मैं भी एक डॉक्टर बनूं। मेरे हाथ में सफाई है, तो उनका सोचना था शायद मैं सर्जन बहुत अच्छा बनूंगा, और मुझे उसी हिसाब से विषय दिलवाए गए। साइंस मैथ्स के साथ आगे बढ़ने के लिए बात किया गया, जबकि मेरी रुचि कला में थी। इसी कारणों से मैं पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर भी रहा, क्योंकि मेरी शिक्षा बहुत देर से शुरू हुई। बचपन जंगलों में बीता, तो कहाँ जंगलों में? कहाँ? जैसे नॉर्थ केरी वगैरह के फॉरेस्ट थे, उसमें जी। ज़्यादातर पिता की पोस्टिंग रही, तो जी। हम लोग रहे। तो उससे एजुकेशन डिले भी हो गई थी मेरी। तो जब छठी क्लास में मुझे एडमिट कराया गया सीधे, तो बहुत सी चीज़ें थी हमें नहीं पता चली थी। तो आई वॉज ऑलवेज ए बैक बेंचर इन द क्लास। तो इसी मुश्किल से हाई स्कूल पास किया, फिर इलाहाबाद पढ़ने के लिए भेज दिया गया। वहाँ मैं इंटरमीडिएट कर रहा था, तभी मेरे मामा यूपीएससी के चेयरमैन थे, तो खासगी साहब इंटरव्यू लेने आए वहाँ पर आर्ट्स कॉलेज के कुछ टीचर्स के अपॉइंटमेंट के लिए। तो शाम को मामा खासगी साहब को घर ले आए, और उन्होंने कहा कि मेरा भांजा है और ये कुछ बनाता है, देखिए आप क्या है इसमें। खासगी साहब ने मेरी ड्राइंग्स देखी और उससे उन्होंने कहा कि आर्ट्स कॉलेज को नहीं आ जाते। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे इसकी इजाज़त नहीं है। तो खासगी साहब ने कहा कि देखो, अगर गलत नहीं कोई निर्णय तुम्हारा है, तो फिर उसके लिए तुम्हें अपने स्तर पर ही निर्णय लेना होगा। और अपनी एक किताब मुझे उन्होंने दी, माई सेल्फ उन्होंने की, तो उसमें बहुत कुछ था जो मैं करता था। थोड़ी सी खासगी साहब थोड़े से विरोधी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे वो, और वो चीज़ों को लड़के लेना भी जानते थे, और लड़के भी उन्होंने लिया था शुरू में, बहुत कुछ संघर्ष भी किया था उन्होंने। तो उन्होंने मुझे कहा, खैर बहरहाल उनका आश्वासन और उनके प्रभाव से मैंने थोड़ी हिम्मत जताई, और अपने परिवार के लोगों से कहा नहीं, मुझे आर्ट कॉलेज नहीं जाना है। मुझे फिर आर्किटेक्चर में एडमिशन दिला दिया गया लखनऊ आर्ट कॉलेज में। तो फिर मैंने हिम्मत करके फाइन आर्ट में उसी कॉलेज में? जी हाँ, उसी कॉलेज में। उसी कॉलेज में आर्किटेक्चर की जगह आपने फाइन आर्ट में एडमिशन लिया? जी जी। प्रिंट मेकर मैं बाय डिफ़ॉल्ट बना हूँ। बड़ी अजीब सी चीज़ थी। उस ज़माने में लखनऊ आर्ट्स कॉलेज में वेस्टर्न एकेडमिक स्कूल की परंपरा पे प्रशिक्षण होता था, और वाटर कलर वॉश, बंगाल वॉश का प्रभाव था काफ़ी इस मामले। तो खसगी साहब ने आके उसको थोड़ा सा परिवर्तन किया, उन्होंने खुलापन दिया, लोग कहा कि नए प्रयोग करें हम लोग, और विभिन्न माध्यमों में काम करें। तो मैंने कुछ थोड़ी रुचि प्रिंट मेकिंग में दिखाई, उन्हें अच्छा लगा, उन्होंने मुझे बढ़ावा दिया।
तो मुझे लगा कि शायद ये मेरे लिए एक अच्छा रास्ता है, नया विकल्प है, और मैंने चुना और फिर धीरे धीरे प्रयोग करके उसमें आगे बढ़ा। आर्ट्स कॉलेज में मुझे जॉब भी मिल गया, सुविधा को आगे विस्तार देने के लिए। जिस कॉलेज में आपने पढ़ाई की बाद में वहीं आप अध्यापक हाँ जी, हुए। हाँ जी। यह एक कितनी सुखद बात है मित्रों कि जिस कॉलेज में आप पढ़ाई करें, आपको पढ़ाने के लिए मौका भी उसी कॉलेज में मिले। अपूर्व जी कह रहे हैं अग्रवाल साहब कि आवाज़ बहुत धीमी आ रही है। जी, हम इसका ध्यान रखते हैं और अग्रवाल जी से अनुरोध करते हैं कि थोड़ा ऊंचा बोलें ताकि आवाज़ स्पष्ट हो। अभी बिल्कुल शुरुआती दिनों की बातचीत जय कृष्ण जी कर रहे थे, जिसमें कैसे एक वैश्य और व्यवसाय की ओर प्रेरित परिवार में आपने कला के लिए अपनी जगह बनाई, जो आसान नहीं थी। इनके पिता इन्हें डॉक्टर के रूप में देखना चाहते थे, इनकी हाथ की सफाई को देखते हुए, मगर आपने धीरे से ही सही, शालीनता से ही सही, मगर कला में प्रवेश किया। आर्ट्स कॉलेज में इनका जो एडमिशन था वो आर्किटेक्चर में करवाया गया, मगर बाद में जिस संजीदगी से और जिस शालीनता से मगर दृढ़ता से अग्रवाल जी बातचीत करते हैं, हम अंदाज कर सकते हैं कि उस समय भी आपने जिद करके अपने परिवार से, अपने अभिभावकों से, अपने पिता से अपनी बात रखी होगी और फिर फाइनली आप फाइन आर्ट्स में आए। और मित्रों, फिर बाद में आपने उसी कॉलेज में अपना अध्यापन भी किया। थोड़ी हमारी दूरी है कैमरे से और हमारे बीच, इसलिए आवाज़ कुछ कम आ रही होगी। मैं अग्रवाल जी से अनुरोध करूंगा कि हो सके तो थोड़ा सा ऊंचा बोले तो अब आवाज़ वहां तक भी पहुंच सके। जी जी। तो और फिर उसके बाद चित्रकार के रूप में फिर कैसे यात्रा आगे बढ़ी? नहीं, फिर वो जैसे और कलाकारों की बढ़ती है, मेरी भी यात्रा वैसी ही रही, और इसमें कोई विशेष नहीं है। और मैं समझता हूँ कि उसके बारे में कोई ऐसा विशेष बात कहने को नहीं है, सिवाय इसके कि जो कुछ भी मैंने किया है मेरे चित्रों के रूप में सामने है। जी। कभी किसी मौके पर भी दिखाएंगे और दिखाता रहा हूँ मैं। जी। तो कुछ अच्छे और कुछ बुरे अनुभव सबको होते हैं, मुझे भी हुए। हाँ, एक बात मैं ज़रूर सोचता हूँ कि जब कला की बात आती है, मैं जो विदेशों में जब मेरे भ्रमण हुए तो मुझे एक चीज़ बड़ी कचोटती रही कि भारतीय आधुनिक कला की कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान नहीं बन पाई थी। ये मुझे काफ़ी कष्ट देती ये बात। कोई भी आप इंसाइक्लोपीडिया ऑफ वर्ल्ड आर्ट उठा के देखें या कोई वर्ल्ड आर्ट की हिस्ट्री की किताब उठा के देखें तो आप मुग़ल पीरियड के बाद आपको मुश्किल से कोई रेफरेंस मिलेगा कंटेम्परेरी इंडियन आर्ट का। जो हमारे शीर्षस्थ कलाकार हैं उनका भी कोई बहुत रेफरेंस नहीं मिलता है। तो मुझे लगा कि ये एक विषय है जिसके बारे में हमें थोड़ी गहराई से चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए, जानना चाहिए, और मैंने अपने स्तर पर जानने की कोशिश भी की। तो मैंने पाया कि 20वीं सदी की शुरुआत में जब हमने एक नई शुरुआत करने की कोशिश की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय कलाकारों ने अपनी पहचान को लेकर थोड़ी जागरूकता आई। जी जी। तो संभवतः उन्होंने सोचा कि एक लंबे अरसे तक जो विदेशी प्रभावों में हम लोग काम करते रहे जी, तो सोचा कि आप जहाँ से लिंक टूटा है हमारी कंटिन्यूटी का, वहाँ से शुरू करेंगे तो शायद हम लोग पीछे ही रह जाएंगे। तो उन्होंने आधुनिक संदर्भ में वेस्ट और ईस्ट का अनुसरण करना शुरू किया। जैसे महाराष्ट्र के कलाकार जो थे वो वेस्ट की तरफ गए, फ्रेंच इम्प्रेशनिस्ट वगैरह के प्रभाव में काम किया, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप वगैरह के लोगों ने। और जो हमारे ईस्ट के बंगाल के कलाकार थे वो जापानीज आर्टिस्टों से प्रभाव लेकर उन्होंने काम शुरू किया। पर वो प्रभाव जो है वो आज भी कहीं ना कहीं नज़र आते हैं। फिर एक सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने समझने की कोशिश की कि वेस्ट में जो आर्ट प्रैक्टिस थी वो बहुत ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक थी। हर व्यक्ति अपनी एक अलग पहचान लेके चल रहा था, अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश की। जबकि हमारे देश में ये बिल्कुल भिन्न था। व्यक्तिगत पहचान को लेकर लोग इतने परेशान नहीं थे,
एक सामाजिक सोच था जिससे सब लोग प्रभावित थे। एक पूरे पूरे पीरियड का एक सोच था। जैसे आप अगर पूरी भारतीय कला परिदृश्य को देखें तो आप पाएंगे कि हर पीरियड की कला की अपनी एक पहचान है। और संभवतः ये कारण था भारतीय कलाकार अपना नाम भी नहीं लिखते थे, क्योंकि वो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी की उनको कोई चिंता नहीं थी। और ये शायद संभवतः ये बात साहित्य में भी आप पाएंगे। हालांकि साहित्य में लोग नाम लिखते थे, पर साहित्य भी एक पीरियड का साहित्य था जो काफ़ी सामंजस्य था, लोगों में एक जुड़ाव था जो आपको नहीं मिलता है जी। तो वेस्ट में ये बात खास रही कि लोग अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश करते रहे और एक हद तक तो पहचान बनाते गए हो। उसके बाद पहचान बनाने के चक्र में उन्होंने बहुत कुछ ऐसा भी करना शुरू किया जिसको मैं आज कला की संज्ञा नहीं देना चाहता हूँ। और आज तो स्थिति ये है कि एनीथिंग एंड एवरीथिंग हैज बिकम ए वर्क ऑफ आर्ट टुडे। आज कुछ भी उठा के आप रख दीजिए, बस वो गैलरी में स्थापित करने की ज़रूरत है, वो कला बन जाती है। तो वो तरह मुझे थोड़ा सा परेशान कर रही है चीज़। और विशेष रूप से कला शिक्षा से जुड़ा रहा हूँ तो इसलिए कुछ चीज़ें ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार लौट के आज भी सामने आते हैं कि हम बच्चों को अपने क्या बताएं। आज वास्तव में जो स्थिति हो गई है कला जगत की, इसमें ये बड़ा मुश्किल है कह पाना कि क्या कला है क्या कला नहीं है। आज हर वो चीज़ कला है जो आर्ट गैलरी में आपने लगा दी है। आप कुछ भी उठा के बाहर से ला के रख दें गैलरी में, बिकॉज वर्क ऑफ आर्ट। तो ये एक प्रश्न है जिस पर कम से कम मैं तो अपने स्तर पर चिंतित हूँ। मैं नहीं जानता कि लोग कितने हैं। और फिर एक दूसरा एक पक्ष और भी है कि वो कला को सीधा सीधा बाजार से जोड़ रहा है आजकल। और आर्ट मार्केट में हाई पाने के बाद ही एक आम हो गई ये बात कि हर कला व्यक्ति ये सोचता है कि भाई जो बिकता है वही कला है। तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं जिन पर मैं समझता हूँ कि कभी विचार किया जाना चाहिए और आवश्यक प्रश्न है। और मुझे लग रहा है कि इससे कहीं ना कहीं कला के स्तर में गिरावट ही आई है। कला और बाजारवाद पर हम चर्चा कर रहे हैं और जैसा कि अग्रवाल जी बता रहे हैं कि कैसे यूरोप में व्यक्तिवाद कलाकारों में हावी हुआ और उस कारण से एक कहीं न कहीं एक होड़ सी भी हुई, एक प्रतिस्पर्धा भी हुई और उसका घनत्व कुछ अधिक बढ़ा। तो फिर उसमें कुछ प्रयोग तो अच्छे रहे, कुछ को आपकी नज़र में अनावश्यक भी कहा जा सकता है। तो उसका प्रभाव बाद में हम यहाँ भी देखते हैं। भारतीय कला जगत में भी जिस तरह से फिर यूरोप के ही अनुसरण में या उसके प्रभाव में जो कहें वो इधर भी उसकी कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, जैसा कि अग्रवाल साहब बता रहे हैं। तो आगे आप अपने आप को फिर कैसे इनसे प्रभावित हुए बगैर अपना काम करते रहे, इस पर भी थोड़ा बताएं। देखिए, प्रभाव तो एक ऐसी चीज़ है जो कभी कभी आपके न चाहते भी आ जाता है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं प्रभावित नहीं हुआ। मेरी कला में भी आपको प्रभाव मिलेंगे, ऐसा नहीं। क्योंकि जो चीज़ एक बार समाज का हिस्सा बन जाती है, आपके वातावरण का हिस्सा बन जाती है, तो किसी न किसी तरह में आपको प्रभावित कर सकती है। पर प्रश्न इस बात का उठता है जब आप उन चीज़ों को, उन प्रभावों को अपने सृजन का हिस्सा बनाते हैं, तो वहाँ आप कितने जजमेंटल हैं, कितना आप उसके किस तरीके से आप निर्णय लेते हैं उसके, वो एक महत्वपूर्ण चीज़ है। और मैं समझता हूँ कि उसके बारे में अब कलाकारों ने सोचना बहुत कम कर दिया है। ज़्यादा वो नहीं सोचते हैं उसके बारे में। आज वो यही देख रहे हैं कि उनको आर्ट मार्केट स्वीकार कर ले और उसके बाद वो एक तरीके से देखा जाए तो कि फैक्ट्री चालू हो जाती है, दे कैन डू प्रोडक्शन ऑफ आर्ट, और वो हो रहा है। तो जो इंटेलेक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं आर्ट के साथ जुड़ी हुई, वो कहीं ना कहीं पीछे चलती चली जा रही है। और फिर कई बार कलाकार अपने साथ कुछ और लोगों को रख लेते हैं जो उनके लिए फिर पेंटिंग बनाने लगते हैं, तो इस तरह से भी वह टच। देखिए, वो इशू जो है मैं उसका विरोध नहीं करूँगा इतना ज़्यादा, क्योंकि कला में सृजन और शिल्प दोनों पक्ष अलग अलग हैं। अब जैसे एक आर्किटेक्ट डिज़ाइन करता है, बिल्डिंग बनाता तो नहीं है वो, पर डिज़ाइन वो करता है, श्रेय सारा उसको जाता है, और उसका एग्जीक्यूशन जो है वो तो मिस्त्री लोग करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब जैसे हेनरी मोर ने मैकेट बनाए छोटे छोटे, उसके बाद में बड़े साइज में दूसरे लोगों ने तैयार किया, उसमें कुछ खराबी नहीं है। या आज भी हमारे देश में एक बात चर्चा होती है कि फलाने आर्टिस्ट हैं, उनके चित्र दूसरा आदमी बना रहा है,
अगर वो हेल्पर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें कोई बात नहीं, तो उनका कॉन्सेप्ट तो उनका है, विचार सोच उनका है, उसमें पूरा है। अगर वो किसी की सहायता लेते हैं अपना समय बचाने के लिए तो उसमें कोई आपत्ति की बात मुझे नहीं लगती, क्योंकि वहाँ शिल्प पक्ष जो है उसी में वो उसकी मदद ले रहे हैं, पर बेसिक कॉन्सेप्ट उन्हीं का है। जी। और रोजगार वाली बात भी है कि इसे कुछ लोगों को सीमित संख्या में ही सही, चलिए वो भी एक पक्ष है। जी जी। और डुप्लीकेसी जो चित्रों के साथ जुड़ी हुई चलती है, उस पर कुछ कहें, पेंटिंग्स की डुप्लीकेसी को लेकर। देखिए, दो चीज़ें हैं, एक तो कहीं प्रभाव आना और एक उसकी सीधी सीधी नकल होना। जैसे किसी भी प्रचलित चित्र को आप हुआ हुआ ऐसा बनाते थे मार्केट में। अब जैसे बनी ठनी एक चित्र है किशनगढ़ की, बड़ी सुंदर चित्र है वो, अब पर उसका एक इतना सुंदर चित्र है कि उसको मूल कृति तो नेशनल म्यूजियम में है, पर वो इतना सुंदर चित्र है कि उसकी अनुकृति को मैं अपने पास रखना चाहूँगा या कोई भी रखना चाहेगा, तो अगर कोई उसकी नकल करके उसका चित्र बना देता है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं, वो एक रिप्रोडक्शन ही एक तरीके से है, वो अनुकृति ही है। जी। कृति तो मूल वही कहलाएगी, तो उसको कला की संज्ञा तो नहीं दी जा सकती, उसको अनुकृति ही कहा जाएगा। जी। पर हाँ, उससे प्रभावित होकर अगर कोई कलाकार सृजन करता है और उसके कुछ एलिमेंट्स को वो अपने चित्रों में इंकॉर्पोरेट करता है तो वो एक अलग बात है। फिर वहाँ डिपेंड करता है वो कितनी क्लेवरली यूज़ करता है, कितने अपने तरीके से, उसमें कितनी मौलिकता खुद को खुद को कितना व्यंजित कर पाता है। मित्रों, हम एक चित्रकार से बातचीत कर रहे हैं और चित्रकार, हमारी इस बातचीत में ज़्यादा बातचीत चित्रकार के साहित्यकार से हुए संबंध पर रही। मैं अब हम लोग इस बातचीत की अंतिम कड़ी में हैं, तो क्यों नहीं इन चित्रकार महोदय के अन्य चित्रकारों से कैसे संबंध रहे, इस पर भी कुछ बातचीत कर ली जाए। तो मैं जयकृष्ण जी से अनुरोध करूंगा कि किन चित्रकारों के साथ आपकी संगति रही और उनमें से भी एक दो तीन रोचक संस्मरण हम सुन लें और इसके बाद हम लोग इस बातचीत को समाप्त करेंगे। जी। इतना लंबा अरसा रहा है मेरा कला जगत में, सभी प्रमुख कलाकारों से कभी ना कभी मिलता रहा हूँ मैं, और थोड़ा सा घुमकड़ा रहा हूँ तो सभी जगह जाता रहा हूँ, लोगों से मिलता रहा मैं। भिन्न भिन्न स्तरों पर मुझे भिन्न भिन्न कलाकारों ने प्रभावित किया है। अभी मुझे एक कलाकार का एकदम से स्मरण हो पा रहा है, वो है जे स्वामीनाथन जी, भारत भवन। भारत भवन। मैं उनको भारत भवन से नहीं जानता हूँ, मैं उनको दिल्ली से जानता हूँ। जी। जब वो दिल्ली में थे जी। और मैं जब स्वामीनाथन से जुड़ा था तब का चित्र है ये। वाह, ये आप देख रहे हैं जे स्वामीनाथन का चित्र। एक चित्रकार और छायाकार जयकृष्ण जी की दृष्टि से, उनकी नज़र से यह चित्र कहाँ का है अग्रवाल साहब? ये दिल्ली का है, 1968 एक बार फिर से दिखा दे जी। इन 1968 में नहीं, ये 71 का है जी। 70। हाँ। जी। इनके गले में एक मेडल लटक रहा है। ये मेडल हम सब लोगों के गले में था। मेरे पास ये मूल मेडल अभी भी है, ये संग्रह में मेरे। और ये बाइकॉट एकेडमी कैंपेन चलाया गया था, जे स्वामीनाथन, विवाह सुंदरम, सब लोग, जया संतोष, शांति दवे, सारे कलाकार लोग मिलते थे। स्वामीनाथन काफ़ी सक्रिय थे इसमें, उस समय का ही चित्र है ये। और आज मुझे अनायास ये चित्र और वो क्षण याद आ रहे हैं बुरी तरीके से, जब ये कैंपेन हुआ था और स्वामीनाथन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही थी इस कैंपेन में। और सच कहा जाए तो मैं सोचता हूँ कि वो आज के समय में अवतरित क्यों नहीं हो पा रहे हैं, तो क्यों नहीं है हमारे बीच में। आज उनकी ज़रूरत महसूस हो रही है मुझे स्वामीनाथन की, और अधिक मैं क्या कहूँ। जी, इनसे जुड़े इस अभियान के बारे में थोड़ा और विस्तार से बताएं, ये जिस अभियान की आपने चर्चा की। देखिए, वो अभियान था ललित कला अकेडमी, जो केंद्रीय ललित कला अकेडमी थी, उसकी जो गतिविधियाँ थी उससे कलाकार लोग संतुष्ट नहीं थे, और स्वामीनाथन और कुछ और दूसरे कलाकारों ने आगे बढ़ के
उसके खिलाफ एक आवाज़ उठाई और उसका परिणाम भी हुआ। ये बड़ा भारतव्यापी एक आंदोलन था जिससे मैं भी जुड़ा था और हम लोगों ने एकेडमी का बाइकआउट किया था और एकेडमी की सारी महत्वपूर्ण गतिविधियों से हमने अपने को अलग किया था तब तक के लिए, जब तक वही रिकॉन्स्टिट्यूट ना हो जाए। और उसका परिणाम ये हुआ था कि केंद्रीय सरकार उसके लिए बाध्य हुई और उसके बाद 2 कमीशन बिठाए गए, खोसला कमीशन और फिर हक्सर कमीशन, 2 कमीशन बिठा के पूरे भारतवर्ष के कलाकारों से मिल के उन्होंने उस एकेडमी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया था। तो उस वक्त की समस्याओं को देखते हुए ये एक बहुत बड़ा कदम था कि भारत सरकार को बाध्य होना पड़ा था और एकेडमी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया। जी और स्वामीनाथन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी उसमें। जी। कब की बात है ये? 71 की बात है मित्रों। यह 71 की बात है, जब कैसे कलाकार लोग एकजुट होकर के आगे बढ़े और फिर सरकार भी बाध्य हुई और जो आवश्यक और ज़रूरी थे कलाकारों के पक्ष में, जो आवश्यक थे वो काम हुए। वो किस तरह की मांगें थीं और फिर कैसे उन कमेटी ने क्या अनुशंसाएं रहीं? अब वो एक लंबी बात हो जाएगी। जी जी। पर मैं केवल किसी बात कहना चाह रहा था कि मुझे लगता था उस वक्त के कलाकार काफ़ी संवेदनशील थे अपने वातावरण को लेकर, सारी स्थितियों को लेकर, संस्थाओं को लेकर, हर चीज़ को। पर आज मैं समझता हूँ कि आज का कलाकार केवल आर्ट मार्केट को देख रहा है, उसके अलावा वो नहीं देख रहा है कि उसके चारों तरफ क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। आज कला शिक्षा में भी जो गिरावट आई है उसके लिए भी हम सब लोग जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि हम लोग कोई भी चीज़ को सीरियसली ले ही नहीं रहे। आज जिस भी कलाकार से बात करिए वो सीधा आर्ट मार्केट की तरफ देख रहा है। ठीक है, ज़रूरत है कलाकार की, क्यों ना उसके पास पैसा हो, कमाए, पर मैं समझता हूँ उसके अलावा भी हमारे कुछ दायित्व हैं, सामाजिक दायित्व हैं। हम आगे आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं, हमें ये भी देखना है। संतुलन की कमी है कहीं ना कहीं। जी जी। बाजार एक अनिवार्य पक्ष है, लेकिन जो कला का जो मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति की अभिव्यक्ति, जीवन की, जगत की, उस पर और उसके साथ अटैचमेंट की, शायद वो अटैचमेंट भी कम हो रहा है। जैसा कि अभी आपने चर्चा की अग्रवाल जी ने कि कैसे इन चित्रों को देखते हुए वे अटैच हो जाते हैं, वे उस पुराने समय में चले जाते हैं। तो यह एक बड़ा आवश्यक कार्य है और एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है, संवेदनशील प्रवृत्ति है कि हम अपने कामों के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने समय के साथ अटैच हो सकें, संपृक्त हो सकें, किसी अनावश्यक भागम भाग से बचते हुए। वो कहीं ना कहीं आज कमी है, आज यह प्रवृत्ति घटी है। हम अपने कार्यों के प्रति उस तरह से अटैच नहीं हो पाते हैं, संभवतः इसलिए हमारे कार्यों में वह गुणवत्ता भी नहीं आ पाती। जी। और किसी चित्रकार के बारे में, कोई और चित्रकार याद आ रहे हों जिनसे एक आध कोई स्मृति कुछ कहना चाहें? बहुत से हैं जी। बहुत से हैं, बहुत से मेरे गुरुजन हैं जिन्होंने मुझे जी शिक्षा दीक्षा दी। पर हाँ, मैं जब आज सोचता हूँ, मतलब उम्र के इस पड़ाव पर या जहाँ पे भी मैं हूँ, 80 वर्ष मेरी आयु हो गई है, आज मैं पलट के देखता हूँ तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कह पाना कि मेरा ये गुरु है या इससे मैंने सीखा है। मैंने इतने लोगों से सीखा है, बल्कि एक स्टेज पर तो जब मैं पढ़ा रहा था आर्ट्स कॉलेज में, मुझे लगा था कि मैं अपने छात्रों से भी सीख रहा हूँ। और मैंने अपने क्लास में से टीचर की कुर्सी हटा के अलग कर दी थी। मैंने कहा कि मैं फिर गुरु नहीं हूँ, ठीक है मैं ज़्यादा अनुभवी हूँ छात्रों से, तकनीकी जानकारी मेरी ज़्यादा है उनसे, तो मैं उसको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, पर हम लोग साथ साथ काम करते थे, छात्र और हम सब मिल के साथ साथ काम करते थे और एक ज्ञान का भी आदान प्रदान होता था। क्योंकि मैंने ऐसा महसूस किया कि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ मेरे छात्र जानते हैं। जैसे कंप्यूटर पे काम करना मैंने अपने छात्रों से सीखा, मुझे नहीं आता था, आज के नए बच्चे जानते हैं। और मैं उनसे पूछता हूँ भाई कि आज मेरी ये टेक्निकल प्रॉब्लम बताओ, या फोटोशॉप पे यहाँ अटक गया हूँ, यहाँ गया, मेरे छात्र मुझे बताते हैं। तो मैंने देखा कि ये बड़ी विचित्र सी चीज़ है जहाँ आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि इस कलाकार ने आपको ज़्यादा प्रभावित किया है या ये आपके गुरु रहे हैं, इनसे आपने ज़्यादा कुछ लिया है। ऐसा नहीं है। मैं सोचता हूँ हर क्षण से हम जी रहे हैं, हर क्षण से हम कुछ सीख रहे हैं, हर एक व्यक्ति से इंटरेक्ट कर रहे हैं। और जिस कलाकार से मैं मिला हूँ, कुछ ना कुछ
से जुड़ी हुई स्मृतियाँ मेरे पास हैं। बड़े मैं उससे कैजुअली मिला हूँ, पर उसने कुछ ना कुछ मुझे दिया है। अनुभव मेरा बड़ा है उससे। जी, बहुत समय लिया आपका अग्रवाल साहब, लेकिन चलते चलते ग्राफिक्स वाला पक्ष एक रह गया है। तो मित्रों, ऐसे अनुभव सिद्ध व्यक्ति से जितनी बातचीत की जाए और जितना इनसे सुना जाए कम ही लगता है, लेकिन समय की सीमा है और एक स्टेज में बहुत लंबी बातचीत करना शायद बहुत उचित भी नहीं हो। लोभ का संवरण आवश्यक है, लेकिन चलते चलते हम आपके ग्राफिक्स वाला पक्ष जो है आपका, उस पर भी कुछ बातचीत कर लें, सुन लें। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि आई बिकेम ए प्रिंट मेकर बाय डिफ़ॉल्ट। वो बस यूँ ही मैंने प्रिंट मेकिंग शुरू कर दी, और जो मैंने शुरू में काम किया, बल्कि एक तरह से कहूँगा कि शुरुआती मेरी जो शुरुआत हुई थी सेल्फ टॉट प्रिंट मेकर के रूप में हुई। मुझे लिनो कटिंग टूल का सेट खासगी साहब ने गिफ्ट कर दिया था, और उसके बाद फिर उसका इस्तेमाल भी करना मुझे ज़रूरी था, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे प्रेजेंट किया तो मुझे इस्तेमाल करना चाहिए था। तो उस सेट को इस्तेमाल करने की प्रक्रिया में मैंने लिनो कट करना शुरू कर दिया, और उसके परिणाम जो थे वो इतने अच्छे हुए कि खासगी साहब प्रभावित हो गए, और इतने प्रभावित हुए कि वो प्रवक्ता अपॉइंट हो गया। उसके बाद फिर मेरी यात्रा शुरू हो गई, और शुरुआती उसमें मैंने किताबों से कुछ सीखा। जैसे अमेरिकन प्रिंट मेकर थे गैबा पेटर्डी, उनकी किताब मुझे यहाँ पे स्थानीय यूएसआईएस लाइब्रेरी में मिली। उसमें मैंने पढ़ के प्रोसेस को समझा, एचिंग के प्रोसेस को, कुछ प्रयास मैंने उससे शुरू किए। फिर बाद में सोमनाथ और के पास दिल्ली गया, वहाँ पर जाकर उनसे थोड़ी तकनीकी जानकारी। वो एक बड़ा, ये 60 के आसपास की बात है ये। वो एक ऐसा समय था कि जब क्रिएटिव प्रिंट मेकिंग जो थी, वुडकट और लिनो कट और लिथोग्राफी तो होती चली आ रही थी, पर जो आधुनिक कलाकारों द्वारा प्रिंट मेकिंग को एक मीडियम की तरीके से यूज़ किया गया, नए प्रयोग हुए, वहाँ पर लोग अपनी तकनीक को छिपाते थे थोड़ा सा, क्योंकि प्रिंट मेकिंग जो था वो काफ़ी कुछ टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ इतनी ज़्यादा है इस मीडियम में कि एक लंबे अरसे तक एक प्रिंट को उसकी तकनीकी क्वालिटी पर ही जज किया जाता था। उसका जो कंटेंट था उसको इतना ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी, टेक्निक के ऊपर ही जज किया जाता था। तो स्वाभाविक है, जो कलाकार उसकी टेक्निक जानते थे वो उस टेक्निक को छिपाते भी थे, आसानी से देना नहीं चाहते थे। तो मुझे शुरुआती दिनों में बड़ी दिक्कत महसूस हुई कि इसको समझने की कोशिश करें। तो मेरे एक मित्र थे नजमुल हसन, यहाँ पर पत्रकार थे वो जी। तो उन्होंने, वो दिल्ली में पोस्टेड थे, तो उन्होंने मेरा परिचय सोमनाथ और से कराया, और सोमनाथ और ने मुझे वहाँ पर 2.5 महीने के लिए एज ए वोकेशनल स्टूडेंट स्वीकार कर लिया। उस बीच में उनसे थोड़ी टेक्निकल जानकारी मुझे मिली। फिर 1 महीना मैं बड़ौदा में भी जाकर कुछ तकनीकी जानकारी हासिल की। फिर बाद में तो मैं लंदन जाकर स्लेड में, वहाँ पर मैंने आगे काम किया। तो इस तरीके से मेरी कला यात्रा ग्राफिक की शुरू हुई, और धीरे धीरे वैसे जानकारी मिलती चली गई। पर हाँ, ये ज़रूर है कि जिस यात्रा को मैंने पार किया उसमें मैंने काफ़ी समय लिया, और आज वो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। डे 1 से कोई भी बच्चा शुरू कर सकता है। मतलब जो हम प्रिंट मेकिंग करते थे तो हम ये नहीं मालूम था कि इसमें उपयुक्त सामग्री कहाँ से मंगवाई जाए। कोई दुकान में ही जहाँ पर जाकर आप खरीद सकें। कोई चीज़ कलकत्ते से आ रही है, कोई कहीं से आ रही है, कोई बड़ौदा से मिल रहा है, कोई अहमदाबाद से मिल रहा है, वगैरह। तो वो समस्याएँ थी उस ज़माने में जो आज नहीं है। तो एक थोड़ी सी कठिन यात्रा ज़रूर थी वो जी। और उसमें अपनी पहचान बनाने में थोड़ी समय लगा मुझे, और एक इस्टेब्लिश करने में भी समय लगा। जो आज अगर मैं शुरू करूँ तो शायद कुछ समस्या मुझे नहीं होगी। वो एक कठिन समय था प्रिंट मेकिंग का, पर हाँ, आज स्थिति बहुत अच्छी है, और सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, और हर जगह पर जी। ठीक है अग्रवाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इतने सारे पक्ष हैं आपके व्यक्तित्व के कि कुछ पक्षों की ओर ही हम सिर्फ टच कर सके हैं मित्रों। बाकी कलाकार की दुनिया बहुत बड़ी दुनिया होती है। बहुत मेहनत से, लगन से, समर्पण से और अटैचमेंट के साथ आप काम करते हैं। बस हमने एक छोटी सी इनकी झलक ली है, इनके कार्यों की, इनके व्यक्तित्व की। आशा करते हैं कि पुनः मुलाकात होगी और आप जैसे
संकोची व्यक्तित्व को भी हम पुनः थोड़ा और खोल पाएंगे, इनसे कुछ और सुन पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ यह संवाद, जनसुलभ संवाद रंग बतकही के को आप सभी की अनुमति से यहीं समाप्त करता हूँ। आपने समय दिया अग्रवाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया मित्रों, फिर मिलते हैं।